गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और हमारा जो आज नेक्स्ट टॉपिक है महिला एवं बाल विकास का अगला जो पार्ट करेंगे हम। तो आज का जो अधिनियम है वो है महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम 2013। तो महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013। तो ये जो अधिनियम है ये 2013 में बना था, आपको बताइए। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, देखो आप जब पॉलिटी पढ़ते हो तो अपने अधिनियम आर्टिकल नंबर 15, 16 और 21, इसके अलावा आप ये भी देख लो एक बार 14, 15 और 21 में आपकी जो दैहिक स्वतंत्रता और आपकी जो समानता का अधिकार है और आपके जो यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए यौन या फिर लैंगिक उत्पीड़न को और ये जो आपके अधिकार हैं इनको सुरक्षित करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। और इस अधिनियम के अंदर ये दे रखा है कि आर्टिकल 14, 15 और 21 को लागू करवाना और यौन या लैंगिक उत्पीड़न से रोकना और इनके ऊपर कानून का निर्माण करना, ये इसका क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। ठीक है, अब आपको बताइए अपन धारा स्टार्ट करते हैं। तो आपकी जो धारा फर्स्ट है, तो हम धारा जो नंबर 1 धारा उसमें क्या पढ़ते हैं, संक्षिप्त नाम प्रारंभ और विस्तार। तो भाई इसका संक्षिप्त नाम तो क्या हो जाएगा, महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम 2013। और इसका प्रारंभ लिख लेना 7 दिसंबर 2013। इसका प्रारंभ कब किया गया, 7 दिसंबर 2013 को इसका प्रारंभ किया गया। और विस्तार जो है ये कहाँ है, पूरे भारत में। तो भारत, संपूर्ण भारत में। ठीक है, अब धारा 2 है उसमें आपको दे रखी है परिभाषाएं। तो जो परिभाषाएं हैं वो देखना है उसमें किस किस तरह की 2-3 परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कराऊंगा। तो धारा 2 परिभाषाएं या परिभाषा। तो सबसे पहले 2A में आपको दे रखी है जो परिभाषा है वो दे रखी है व्यथित महिला। अब व्यथित महिला किसे कहेंगे, व्यथित महिला कि कोई भी महिला चाहे किसी भी उम्र की हो, चाहे कहीं भी काम करती हो, नियोजित हो, स्थायी हो, अस्थायी हो, उसके साथ यदि किसी भी तरह का लैंगिक उत्पीड़न किया जाता है या फिर उसके द्वारा ये कहा जाता है कि उसको लैंगिक उत्पीड़न हुआ है या फिर किया गया है, उसे हम क्या कहेंगे, व्यथित महिला। यानी कि साधारण शब्दों में अपन कहना चाहे तो ये कहेंगे कि जिस महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न हुआ है या जिसने शिकायत दर्ज कराई है उसे क्या कहेंगे, व्यथित महिला। इससे में आपको एक परिभाषा और दे रखी है 2C। इसका मतलब होता है घरेलू कामगार। ठीक, अब घरेलू कामगार किसे कहेंगे कि कोई भी महिला जो किसी गृहस्थी में पारिश्रमिक कार्य करती हो। कहने का मतलब कोई ऐसी फैमिली है या कोई गृहस्थी है जिसमें काम करने के लिए कोई बाहर से महिला आती है और उसके साथ कोई लैंगिक उत्पीड़न किया जाता है। मतलब उसमें कंडीशन एक दे रखी है कि वह घर का सदस्य नहीं हो, मतलब जो काम करने वाली होती है वो घर का सदस्य नहीं है, उसे क्या कहेंगे, घरेलू कामगार। अब एक परिभाषा और दे रखी है इसमें 2M में दे रखी है प्रत्यर्थी। अब ये प्रत्यर्थी क्या होता है भाई, कि वह व्यक्ति जिसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है, किसने, व्यथित महिला ने, उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यर्थी कहेंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है वो है 2N। अब जो 2N है वो क्या है, देखो एक बार, 2N का मतलब है लैंगिक उत्पीड़न। 2N में दे रखा आपको लैंगिक उत्पीड़न। अब लैंगिक उत्पीड़न किसे कहेंगे, जो निम्न शर्तों में से, पहला तो ये हो गया कि उससे शारीरिक संबंध बनाना। ठीक है,
यदि कोई आपसे या फिर उस महिला से शारीरिक संबंध बनाता है तो ये लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। नंबर 2, लैंगिक टिप्पणी करना। लैंगिक टिप्पणियाँ करना यानी कि किसी के ऊपर यदि आप कोई भद्दे कमेंट करते हो तो वो भी किस में आता है, इस आर्टिकल के अनुसार वो क्या होगा, दंडनीय होगा। अश्लील साहित्य दिखाना, अश्लील साहित्य दिखाना, ठीक है। और इसके अलावा यदि आप किसी के साथ लैंगिक छेड़छाड़ करते हो, लैंगिक छेड़छाड़ करते हो, ठीक है, और इसके अलावा उसको आप लोग किसी तरह से लैंगिक अपराध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ये सारे किस में आते हैं, ये सारे के जो पांचों के पांचों पॉइंट है ये किस में आएंगे, लैंगिक उत्पीड़न में आएंगे। आप फिजिकल रिलेशन मानते हो, लैंगिक टिप्पणियां करते हो, किसी के ऊपर भद्दे कमेंट करते हो, अश्लील साहित्य दिखाते हो और लैंगिक छेड़छाड़ करते हो या लैंगिक अपराध करते हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप खुद करते हो या किसी दूसरे से करवाते हो, ये सारे के सारे किस में आएंगे, लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत परिभाषित है। ये 5 पॉइंट दे रखे हैं और इनमें से किसी का भी अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा निम्न में से लैंगिक उत्पीड़न नहीं है या फिर कौन सा है, तो ये 5 पॉइंट ध्यान रखना। ये 5 पॉइंट अगर आते हैं तो है और एक अलग पॉइंट दे देगा वो नहीं होगा। तो ये सारी परिभाषाएं थी और ये है किसमें, धारा 2N में है, ये धारा 2N में है। और 2M में क्या है, प्रत्यर्थी, 2A में क्या है, व्यथित महिला, और 2C में क्या है, घरेलू कामगार। अब धारा 3 अपन पढ़ते हैं। तो धारा 3 सीधा सीधा लिख रखा है लैंगिक उत्पीड़न का निवारण। जो धारा 3 है, जो सेक्शन 3 है, उसमें आपको सीधा सीधा लिख रखा है लैंगिक उत्पीड़न का निवारण। अब निवारण मतलब रोकना, तो उसमें एक लाइन लिख रखी है कि महिलाओं के साथ हो रहे घरेलू काम या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकना, यानी कि निवारण करना। अब देखो धारा 4 क्या है, धारा 4 ये है कि आंतरिक समिति का गठन, ठीक है। एक तो होती है आंतरिक समिति का गठन, तो धारा 4 में अपन एक आंतरिक समिति का गठन करवाएंगे और ये जो आंतरिक समिति होगी ना, ये कहाँ गठित होगी, उस स्थान पे या फिर व्यतीत महिला जहाँ काम करती है वहाँ ये क्या करी जाएगी, गठित मतलब गठन किया जाएगा। और इसका जो अध्यक्ष होगा या फिर इसका जो अध्यक्ष बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा वहाँ काम करने वाली सबसे उम्रदराज यानी कि सबसे बड़ी महिला को इसका क्या बनाया जाएगा, अध्यक्ष बनाया जाएगा। सबसे उम्रदराज महिला होगी उसको उसका पीठासीन अध्यक्ष, आप पीठासीन भी बोल सकते हो या इसका अध्यक्ष भी बोल सकते हो, ठीक है। एक महिला तो यह होगी, इसके अलावा एक महिला और होगी जो सामाजिक कार्यकर्ता हो, इसके अलावा एक महिला और होगी, टोटल मिला के इसमें आपको 3 महिलाएं होगी और ये तीनों महिलाएं मिलकर क्या करेगी, आंतरिक समिति का गठन किया जाएगा धारा नंबर 4 में, ठीक है। अब देखो धारा नंबर 5, धारा 5, तो धारा 5 क्या कहती है कि अधिकारी की नियुक्ति, अधिकारी की नियुक्ति। अब ये अधिकारी की जो नियुक्ति है ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और इसमें जो अधिकारी होता है वो कौन कौन हो सकता है, जिला कलेक्टर, SDM और ADM, उप जिला कलेक्टर और सहायक जिला कलेक्टर, ये सारे इसमें अधिकारी हो सकती है। ये धारा 5 है, इनको नियुक्त किया जाता है किसी भी मामले की जांच करने के लिए या फिर उन जांच समितियों के ऊपर। अब देखो धारा 6 क्या है, धारा 6 ये है कि स्थानीय जांच समिति। हमने धारा 4 में क्या पढ़ा था, आंतरिक जांच समिति, और इसमें क्या पढ़ेंगे, स्थानीय जांच समिति। इसकी स्थानीय जांच समिति जो है इसका गठन कौन करेगा, जिला अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। और जिला अध्यक्ष कौन होता है, जिला कलेक्टर, SDM या ADM, इनमें से कोई करेगा। और अब ये तो हो गई इसकी समिति की बात। अब इसमें बात करते हैं धारा 7। ये जो धारा 7 है स्थानीय जांच समिति के सदस्यों के बारे में बताती है, इनका कार्यकाल कितना होता है इनके बारे में बताती है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका जो अधिकारी होगा मतलब कहने का मतलब इसका जो अध्यक्ष होगा, अधिकारी नहीं सॉरी, अध्यक्ष जो होगा ना वो होगा कोई भी सामाजिक कार्य में प्रख्यात, मतलब जो बहुत ही प्रसिद्ध हो, प्रख्यात व्यक्ति होगा। और इसके अलावा एक महिला या एक अन्य
व्यक्ति जो ब्लॉक स्तर, नगर पालिका या फिर ग्राम पंचायत स्तर पर कोई महिला जो काम करती हो और जो महिलाओं के बारे में, यौन उत्पीड़न के बारे में जानती हो। ठीक है। और नंबर 3 जो है, 2 अन्य महिलाएं होगी जो सामाजिक कार्यकर्ता हो, और इनमें से इन दोनों मतलब इन 2 महिलाओं में से एक महिला जो है ये OBC, ST या SC की होनी चाहिए। और लास्ट जो पॉइंट इसमें ये दे रखा है कि ये OBC, ST और SC की होनी चाहिए इन 2 महिलाओं में से। और जो सामाजिक कल्याण जो अपना मंत्रालय है, सामाजिक कल्याण और एवं बाल एवं महिला विकास, बाल एवं महिला विकास का जो अधिकारी होगा वो इस जो ये समिति है, स्थानीय जांच समिति, इसका क्या होगा, पदेन सचिव होगा। ये बात ध्यान रखना भाई कि इस स्थानीय जांच समिति का पदेन सचिव कौन होता है, तो सामाजिक कल्याण एवं बाल और महिला विकास मंत्रालय का जो अधिकारी होता है वो इसका क्या होता है, पदेन सचिव होता है। और अध्यक्ष कौन होता है, जो भी कोई सामाजिक कार्य के लिए प्रख्यात व्यक्ति हो उसको इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। एक महिला जो होती है वो जिला स्तर मतलब तहसील स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे काम करती हो और वो जो है यौन उत्पीड़न के बारे में जानती हो। 2 और महिलाएं होती है जिनमें से एक OBC, SC और ST की होनी चाहिए। ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग और मतलब जाति की, इनमें से एक महिला जरूरी होनी चाहिए इस समिति के अंतर्गत। ठीक है। अब देखो धारा नंबर 9 पढ़नी है। तो धारा नंबर 9 जो है ये क्या कहती है कि किसी भी महिला के साथ यदि कोई ऐसा काम हुआ है, मतलब उत्पीड़न हुआ है, तो वो जो धारा 9 के अंतर्गत क्या करती है, उसको परिवाद पेश करना होता है। यानी कि धारा 9 क्या कहती है, परिवाद पेश करना। यदि किसी महिला के साथ कोई काम हुआ है या फिर ऐसा कोई उत्पीड़न हुआ है तो वो जो है महिला धारा 9 के अंतर्गत क्या करेगी, परिवाद को पेश करेगी। ये इसमें दे रखा है। और धारा 10, अब धारा 10 क्या होती है, सुलह, मतलब सुलह या समझौता। अब ये समझौता कब हो सकता है, ये समझौता तब हो सकता है जब वो जो व्यथित महिला है यदि वो चाहती है कि सुलह हो तब तो ये सुलह हो सकती है। अगर वो चाहती है कि नहीं हो तो फिर क्या किया जाएगा, धारा 11 उसको क्या भेज दिया जाएगा, जांच के लिए प्रेषित कर दिया जाएगा। ठीक है। तो प्रेषित करना, अब ये जांच के लिए प्रेषित कर दी जाएगी तो फिर जांच के लिए प्रेषित की जाएगी, लेकिन जब तक जांच नहीं आएगी, यानी कि धारा 12 क्या कहती है कि भाई जब तक जांच निलंबित है, जांच क्या है, निलंबन में है, जब तक जांच जो है ये निलंबन में है तो वो जो व्यथित महिला है उसको क्या क्या अधिकार होने चाहिए। तो देखो पहला इसमें दे रखा है कि वह जहां काम करती है या तो व्यथित महिला का स्थानांतरण, व्यथित महिला या प्रत्यर्थी में से कोई एक का ट्रांसफ़र कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, ट्रांसफ़र या स्थानांतरण कर दिया जाए। बात समझ में आ गई होगी। व्यथित महिला या फिर प्रत्यर्थी में से किसी एक का क्या कर दिया जाए, स्थानांतरण कर दिया जाए, या फिर उस महिला को 3 माह का सह वेतन अवकाश दिया जाए। सह वेतन अवकाश का मतलब हो गया कि वो छुट्टी पर रहेगी लेकिन उसका वेतन क्या रहेगा, स्टार्ट रहेगा, या फिर उसको विहित लाभ दिया जाए या फिर अन्य कोई लाभ है तो वो भी दिया जाए। ठीक है। ये कौन कहता है, ये धारा 13 में जब तक जांच निलंबन है तब तक ये सिफारिश करता है, ना कि आदेश देता है। अब सिफारिश करता है इसका मतलब वो जहाँ काम कर रही है वो मतलब जो भी है, जहाँ भी सरकारी गवर्नमेंट मतलब या तो गवर्नमेंट होगा या प्राइवेट होगा, जो भी संगठन है वो इस सिफारिश को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। कहने का मतलब कोर्ट ही सिफारिश करता है, ना कि दिलाता है। बात समझ में आ गई होगी। ये धारा 12 हो गई। धारा 13 देखो क्या कहती है कि धारा 13 ये कहती है कि अब इसकी जांच जो है वो आएगी। अब जांच आएगी तो क्या होगा, धारा 13 में क्या होगी, जांच या फिर रिपोर्ट, इसको हम बोलेंगे जांच रिपोर्ट। अब मान लो रिपोर्ट आ गई है धारा 13। अब ये रिपोर्ट पेश कौन करेगा, रिपोर्ट पेश करेगा स्थानीय समिति, स्थानीय जांच समिति, और इसके साथ कौन करेगा, समिति प्लस आंतरिक जांच समिति। अब ये पेश कब करेंगे, देखो जब ऐसा कोई काम या फिर ऐसा कोई काम होता है तो उसको टाइम दिया जाता है 30 दिन का। अब 30 दिन का टाइम दिया जाता है, लेकिन ये अपनी जांच रिपोर्ट को कब पेश करेंगे, इनका जो भी टाइम है उसके
मतलब जो भी टाइम दिया है उसके 10 दिन शेष रहने के भीतर भीतर। कहने का मतलब जैसे इनको 30 दिन का टाइम मिला है तो ये जो है इनको रिपोर्ट पेश करनी होती है, वो मतलब 20 से 30 दिन के अंदर इनको रिपोर्ट देनी पड़ती है। अब ये रिपोर्ट यदि वो देते हैं, ये ध्यान रखना, ख़त्म मतलब जो इनका टाइम है वो ख़त्म होने के 10 दिन के भीतर भीतर इनको ये क्या देनी पड़ती है, रिपोर्ट। और रिपोर्ट देता कौन है, स्थानीय और आंतरिक जांच समिति। अब ये रिपोर्ट दे दी, यदि इस रिपोर्ट में मान लो उन्होंने रिपोर्ट दे दी और यदि इस रिपोर्ट में मिथ्या हुई, यानी कि धारा 14 यदि झूठा हुआ या मिथ्या हुई, मिथ्या या झूठा आरोप है, मान लो कोई महिला है किसी से द्वेष लेने के लिए बदले की भावना से ऐसा कोई केस कर देती है और ये झूठा पाया जाता है तो उसे क्या मिलेगा, दंड मिलेगा धारा 26 के अनुसार। और ये दंड मिलेगा नहीं भाई, ये केवल सिफारिश करेगा। क्या करेगा, सिफारिश करेगी। कौन करेगी इसमें सिफारिश, वही दोनों समितियां, आंतरिक समिति और स्थानीय समिति क्या करेगी, सिफारिश करेगी कि इसको धारा 26 के अनुसार क्या दिया जाए, दंड दिया जाए। क्यों दिया जाए, क्योंकि इसने झूठा आरोप लगाया है। इसलिए कोई भी महिला जो है किसी के ऊपर झूठा आरोप तो नहीं लगा सकती, लेकिन ये जब सही हो तब भी इसमें धारा 26 के अनुसार दंड दिया जाएगा। लेकिन गलत हो तो इसमें एक आर्टिकल दे रखा है आप लोगों के लिए कि भाई अगर मिथ्या या झूठ निकलता है वो सब कुछ, तो भी उस महिला को क्या किया जाएगा, फिर कुछ ना कुछ दंड दिया जाएगा। ठीक है। अब देखो धारा 18 सीधा, धारा 18 क्या है, अपील। अब आपको मान लो धारा 13 और धारा 14 में आपने जो पढ़ा, ये धारा 18, ठीक है। अब ये क्या है, अपील। मान लो उसने जो भी कोर्ट ने निर्णय दिया आंतरिक समिति और स्थानीय समिति को, मतलब इनके जो जांच रिपोर्ट थी उसके अनुसार, अब मान लो आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, या तो प्रत्येक मतलब सेटिस्फाई नहीं है या फिर व्यतीत महिला, तो आप क्या कर सकते हो, उससे हाई कोर्ट में जाकर क्या कर सकते हो, अपील। और ये अपील कब कर सकते हो, ये अपील कब कर सकते हो, ये 90 दिन के भीतर भीतर, यानी कि जो कोर्ट ने आदेश दिया था आर्टिकल नंबर 13 और 14 के अनुसार, तो आप इसको 90 दिन के भीतर भीतर आपको इसमें अपील करनी होती है। भाई एक चीज़ और, अपन ने जो धारा 9 में अपन ने क्या करा था कि वो परिवाद पेश किया था ना, तो परिवाद पेश करने की भी टाइम लिमिट होती है कि यदि किसी महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न हुआ है, लैंगिक उत्पीड़न हुआ है, तो वो जो परिवाद पेश किया जाता है वो 30 दिन के भीतर भीतर परिवाद पेश करना होता है। ये ध्यान रखना कि धारा 9 के अनुसार परिवाद पेश किया जाता है, और परिवाद कब पेश किया जाता है, जब वो 30 दिन के भीतर भीतर, यदि किसी महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न हुआ है या श्रृंखलाबद्ध होता है, तो लास्ट टाइम जो हुआ था ना उसके 30 दिन के भीतर भीतर परिवाद पेश करना होता है। ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट है धारा 20। अब ये धारा 20 क्या कहती है, धारा 20 जो है ये कहती है कि अधिकारियों के कर्तव्य, अधिकारियों के कर्तव्य। अब अधिकारियों के कर्तव्य क्या होते हैं कि भाई आंतरिक समिति का गठन करवाना, स्थायी समिति का गठन करवाना, इनके कार्य जो हैं उनको देखना, ये सारे अधिकारी के कर्तव्य होते हैं। इसके अलावा देखो धारा 26। अब धारा 26 में क्या है, दंड, शास्ति। अब ये जो दंड और शास्ति है ये डिपेंड करता है कि कोर्ट का जो मतलब जो न्यायाधीश है उसके ऊपर। वैसे इसमें आपको दे रखा है यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसको 50,000 रुपये का जुर्माना और प्लस अब जेल डिपेंड करता है कि वो न्यायाधीश किस तरह का उसने अपराध किया, उसके ऊपर ये जेल की सज़ा सुनाएगा, यानी कि कारावास उसको कितना देना है। ठीक है। और धारा नंबर 27, धारा नंबर 27 ये दे रखा है, इस तरह के मामले असंज्ञेय होते हैं। भाई आपने अब तक जितने भी पढ़े हैं उनमें क्या थे, संज्ञेय थे, प्लस इसका जो विचारण है वो कौन करेगा, तो विचारण तो वही करेंगे, कौन करेगा, फर्स्ट ग्रेड मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट। और असंज्ञेय का मतलब होता है आप इसमें बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। संज्ञेय मामले वो होते हैं जिनमें अपन किसी भी आदमी को जिसने अपराध किया है उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, और ये एक ऐसे मामले होते हैं यौन उत्पीड़न का असंज्ञेय मामला होता है, आप इसमें बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। और इसकी जो लास्ट धारा है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, धारा 29। धारा 29 क्या होती है कि इसमें समुचित सरकार इसमें कानून बना सकती है। समुचित सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार, और प्लस राज्य सरकार, दोनों मिलकर इसमें क्या बना सकती है, नियम बना सकती है। और ये अपना जो है एक महिलाओं का कार्यस्थल और पर यौन उत्पीड़न ये जो अधिनियम है ये कंप्लीट होता हुआ, इसमें टोटल धाराएं जो है वह 30 है, लेकिन आपको जो पढ़नी है वो मैंने आपको बता दी है मेन। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, मतलब शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।